आखिर एक फोन कंपनी कैसे बनानी है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि बात की है तो मार्केट में तरह तरह की कंपनी है, काफी सारी कंपनियों ने काफी अच्छी शुरुआत करी थी, काफी सारी कंपनी मार्केट से गायब हो गई और नथिंग जैसी कंपनी मार्केट में अपनी जगह बना रही है। और हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ नई मोबाइल फोन की कंपनी आपको देखने को मिल जाए। तो आखिर एक अच्छी सक्सेसफुल मोबाइल फोन कंपनी कैसे बनानी है, इन सब के बारे में वीडियो के अंदर बात करते हैं। पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सबसे पहले बात करने वालों इंडिया की नंबर 1 कंपनी यानी कि Xiaomi की। क्योंकि बात किया तो Xiaomi का एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल ये कि इंडिया में इन्होंने उस जमाने में कदम रखा था जब भारत में पूरी 300 से ज्यादा यहाँ पे कंपनीज थी। और एक बात बताऊं, उस जमाने में इनके ऊपर किसी ने भरोसा नहीं किया था कि ये मार्केट में चल भी सकते हैं। और इन्होंने बस अपने आप को थोड़ा अलग रखा, और अलग इन द सेंस उन्होंने ये देखा कि मार्केट में क्या जगह खाली है और वहां पे जाके अपने फोन को बेचो। सिंपल सी बात है कि उस जमाने में ऑफलाइन लोग फोन खरीदते थे, दुकान पे जाते थे, पैसे दे के लेते थे। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी अपनी जगह बना रही थी और यहाँ पे Xiaomi ने सोचा क्यों ना हम अपना फोन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन ले जाते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, जिससे फ्लिपकार्ट को भी नए कस्टमर मिलेंगे और हम अपने फोन की कीमत भी कम रख पाएंगे। और हाइप बनाने के लिए फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल वगैरह रखी। और क्या आप लोग को मालूम है कि जो Xiaomi का पहला फोन था Mi 3, उसकी जो पहली सेल हुई थी वहां पे फ्लिपकार्ट अपनी लाइफ टाइम में पहली बार क्रैश हो गया था, क्योंकि लोग उस फोन को खरीदने के लिए आ गए। तो कई लोगों ने उस फोन को खरीदने के लिए अपने अकाउंट्स बनाए थे। हालांकि फोन जबरदस्त था, लेकिन यहाँ पे इन्हें बेनिफिट मिला ऑनलाइन फोन बेच के कि यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, एक अच्छा फोन कम प्राइस में डिलीवर कर सकते हैं। बीच का मिडिल मैन काटेंगे, बीच का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट्स होता है, वो कम करेंगे, वो खुद पैसा बनाएंगे, फ्लिपकार्ट बनाएगा, दैट्स इट। इसीलिए 10,000 रुपए की फोन वो 6,000 रुपए में यहाँ पे बेच पा रहे थे और ये उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने इसी फोन बेचना शुरू किया, उन्होंने खुद की डिजाइनिंग करी, R&D करी और अच्छे फोन यहाँ पे बनाए। ये सबसे अच्छी ताकत थी। यानी अच्छा फोन, क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आपको सस्ते रेट में देखने को मिले, वहां से Xiaomi एक बड़ा नाम बनता चला गया और इतने सालों में वो नंबर 1 की पोजीशन कायम है। पूरी बात करें तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर लंबे समय तक जो नंबर 1 कंपनी रही है वो है Xiaomi। उसका प्रोडक्ट कैटलॉग है और ये चीजें उसे काफी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया और लगातार यहाँ पे ग्रो होते चले गए। तो कम से कम उन्होंने जो मार्केट की जो कमी थी वो यहाँ पे पकड़ी। लेकिन इसके बाद एक ऐसी कंपनी है जो शुरू से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में थी, इवन फीचर फोन मार्केट में भी थी, लेकिन अपनी जगह उसने नहीं छोड़ी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सैमसंग की। सैमसंग एक ऐसी कंपनी जिसको यहाँ पे पता है कि कब यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, कब अपने अंदर बदलाव लाना है। यानी कि जब नोकिया नंबर 1 थे तब ये फीचर फोन बनाते थे, जब एप्पल का आईफोन आया तो एंड्रॉइड के ऊपर शिफ्ट हो गए, जब Xiaomi आया तो उन्होंने अपने आप को बदल लिया। यानी कि एक कंपनी किस तरीके से अडेप्ट करती है और ये सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए जरूरी है। यानी कि सिंपल सी चीज ये कि एक जमाने में जब नोकिया वाले विंडोज के ऊपर अपना सारा बैट लगा के बैठे थे, सैमसंग को पता था एक जगह बैट लगाने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम एंड्रॉइड पर भी काम करें, खुद का OS होता है बाडा OS, उस पर भी फोन निकालते हैं और देखते हैं कौन सी चीज चलती है और जो चीज चलेगी उसके ऊपर हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसे वो एंड्रॉइड के अंदर है। उसके बाद उन्होंने देखा यार छोटी स्क्रीन के फोन है, क्यों ना बड़ी स्क्रीन के साथ कुछ अलग इनोवेशन करते, कॉन्सेप्ट कुछ निकालते हैं। नोट निकाला, नोट चल पड़ा और उसके बाद तो बड़ी स्क्रीन के फोन की तो बाढ़ आ गई मार्केट में। तो छोटी स्क्रीन कॉम्पैक्ट तो खत्म ही है मार्केट से। इसके बाद देखा कि यहाँ पे चलो Xiaomi जैसी कंपनी ऑनलाइन अपने फोन बेच रही, तो उन्हें भी लगा क्यों ना वो अपनी M सीरीज लेके आते हैं। यहाँ तक कि आईफोन आता है तो आईफोन से लड़ने के लिए Galaxy S, नोट, ये सब देखने को मिला। वहीं बात करें तो बाकी इनकी जो मेजर सेल्स होती है, उन्हें पता कि आम जनता को भी फोन चाहिए, तो वहां पे A सीरीज अब निकाल दी। यहाँ तक कि लोगों से फीडबैक भी लेते रहे। जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग का टचविज UI कितना घटिया होता था एक जमाने में, वही इंप्रूव होते होते One UI आज के समय में मोस्ट इंप्रूव्ड हो गया। उन्हें मालूम है लोगों को अपडेट चाहिए, गूगल से ज्यादा अपडेट्स देना प्रोवाइड कर दिया। ये काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे फोकस करी और उन पे फोकस किया कि लोग यहाँ क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है और उनको अच्छे तरीके से फुलफिल करो। और यहीं पे जो सैमसंग है वो यहाँ पे खेल गई, है ना, काफी कमाल की बात। लेकिन इसके बाद एक ऐसी कंपनी जिससे ये सीखना चाहिए कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एस्टेब्लिश्ड है, नए प्लेयर की मार्केट में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी अलग जगह कैसे बनाई जाए। यहाँ पे बात है Realme की, क्योंकि Realme 2018 में कैसे पॉइंट पे एंटर हुआ था जहाँ पे लगता था कि भैया Xiaomi को तो कोई कंपनी हरा ही नहीं सकती, लेकिन 2018 में Realme ने हेड टू हेड कम्पीट किया Xiaomi को। और देखा तो Realme के पास सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस किया। अगर आप Realme के फोन्स देखोगे, पहला होता है डिजाइन। Realme के फोन इंटरनल स्पेसिफिकेशन भले ही सेम हो, पीछे का बैक पैनल अलग होता है, बैक पैनल में नए नए डिजाइन, कुछ अलग चीज देखने को मिलती है। ये चीजें Realme के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रहा। जहाँ पे कई बार बोल्ड कलर्स को लोग यूज करते हैं, मतलब कई बार भड़कीला ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जिस टाइप के फोन लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ये कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए। इसके साथ ही बात किया तो इन्होंने देखा कि प्रोसेसर पे फोन बिकता है,
तो अपने हर फोन के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसके लिए प्रायोरिटी रखी जाती है और कोशिश करते हैं कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है। और एक सबसे बड़ी बात है रियलमी के साथ कि यहाँ पे रियलमी ने पता नहीं कौन सी कसम खाई है कि हर नए प्रोसेसर पे उन्हें फोन निकालना है। ये मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है। ये कुछ रियलमी के सक्सेस के काफी बड़े रीजन थे। खास तौर पे बजट सीरीज ने उन्हें काफी हिट बनाया, नार्जो उनकी काफी ज्यादा हिट हुई, जीटी सीरीज में वो लोग अब अच्छा कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लाकर दे रहे हैं, ऑनलाइन में उन्होंने शुरुआत करी थी, अब ऑफलाइन में भी स्टोर्स ओपन करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि अपनी काफी अलग पहचान आती। हालांकि रियलमी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि उनके पीछे ओप्पो का बैकिंग थी, ओप्पो का हाथ था। अगर वो हाथ नहीं होता तो शायद इतना बड़ा स्केल नहीं कर पाते इतने कम समय में, लेकिन जितने कम समय में जो चीज उन्होंने अचीव करी वो काफी अच्छा था। और अगली कंपनी जो काफी इंटरेस्टिंग है वो है वीवो। अब वीवो के बारे में पता क्या सीखना चाहिए यहाँ से कि यहाँ पे देखा जाए तो जब सब ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं तो ऑफलाइन में अपना दबदबा कैसे बनाया जाए। क्योंकि वीवो के बारे में बात है कि एडवर्टाइजिंग काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन बात है कि प्रोडक्ट भी ये सही निकालते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशन होता है, कई बार अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है, कई बार और प्रोडक्ट सही रहता है। लेकिन बात है कि ऑफलाइन को जब टारगेट करते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे कस्टमर्स को फोन बेचने के लिए डीलर्स को खुश करना पड़ेगा, इसलिए सबसे ज्यादा जो मार्जिन जो दिया जाता है ऑफलाइन में वो वीवो यहाँ पे देती है और अपने डीलर्स को खुश रखती है। क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में 100% ऑनलाइन कभी नहीं जा सकता, ऑफलाइन रहेगा। और ऑफलाइन में सबसे बड़ा प्लेयर कैसे बनना है, वो डीलर्स को खुश करके, इसलिए डीलर को सबसे ज्यादा मार्जिन दो, उसे खुश रखो, वो आपका प्रोडक्ट पुश करेगा और आप यहाँ पे मार्केट में चलते रहोगे। हालांकि ये स्ट्रेटजी तभी काम करती है आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, और वीवो काफी सारे प्रोडक्ट्स काफी सही रेंज में काफी सही निकालती है और इसीलिए उन्होंने ऑफलाइन में अपनी पकड़ बना रखी, जहां पे ओप्पो जैसी कंपनी कई बार यहाँ पे स्ट्रगल हो जाता है। तो ये भी एक बात है। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे सीखना चाहिए वन प्लस नॉर्ड या नथिंग से, क्योंकि देखा तो तीनों में ही कहीं ना कहीं कार्ल पे का दिमाग था। और बात किया तो यहाँ पे तीन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे तीन अलग अलग ब्रांड उसने यहाँ पे लॉन्च कर दिए और तीनों ब्रांड में एक चीज कॉमन थी, वो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वन प्लस यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहा था पता है शुरू में, कि यहाँ पे आईफोन महंगा रहता है, एंड्रॉइड में कोई भी ऐसा फोन नहीं जो आईफोन की यहाँ पे बराबरी कर जाए, इसलिए सस्ते में एक ऐसा एंड्रॉइड फोन निकालो जिसकी प्राइसिंग भी सही और एक्सपीरियंस आईफोन जैसा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे वन प्लस सॉल्व कर रहा था। नॉर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कि यहाँ पे देखा जाए तो सारे फ्लैगशिप कलर मार्केट में है नहीं, सारे फ्लैगशिप्स हो चुके हैं महंगे, तो क्यों ना फ्लैगशिप कलर को रिवाइव किया जाए और एक ऐसा एक्सपीरियंस जाए 25-30 हजार रुपए में जहां पे आपको एक फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस हो। ये चीज है। और पता है नथिंग में क्या सोचा कि यहाँ पे देखा तो सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पे बोरिंग हुए, सब एक जैसे फोन्स यहाँ पे बिक रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सब एक दूसरे क्लोन लगते हैं। इसलिए बैक पैनल, लाइटिंग, डिजाइनिंग, इन सबको चेंज करते हुए अपना नथिंग फोन बन यहाँ पे निकाल रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें हो रही, यानी कि तीनों ब्रांड के अंदर एक प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया जा रहा था और इस तरीके से उन्होंने ब्रांड को स्टैब्लिश किया और अपनी आइडेंटिटी बनाई और हाइप के दम पे उन्होंने फोन बेचा। वेल बात की जाए तो एग्जैक्टली उन्होंने हाइप बेची थी। वन प्लस वन ने भी हाइप बेची थी, वन प्लस नॉर्ड ने भी हाइप बेची थी, नथिंग भी हाइप बेच रहा है आपको। वो फोन अभी नहीं बेच रहा, वो फोन आने वाले समय बेचेगा और उससे पैसा बनाएगा। ये एक चीज है इसके साथ। लेकिन बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई भी फोन कंपनी अपने कंज्यूमर को सुने, ये देखे कि कंज्यूमर क्या चाहता है और क्या ले सकता है और उसको क्या पसंद आ सकता है, उसके ऊपर फोकस करे। मतलब अभी क्या डिमांड है और फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, क्या ले सकता है, इन दो चीजों के ऊपर। और यहाँ पे एप्पल का एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि एप्पल के साथ कई बार ये रहता है कि अभी फोन आपने लिया, अपडेट के बाद और फीचर आ गए, कुछ और चीजें आ गई, जिसके अंदर वो ये करते हैं कि आज के समय में एंड्रॉइड कंपनी जो ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवर करती है, एप्पल वाले अंडर प्रॉमिस करते हैं और ओवर डिलीवर करते हैं। और जब ऐसी चीजें होती है तो काफी अच्छा लगता है कंज्यूमर को। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि चीजें कम से कम प्रॉमिस करो, उसको बताओ कि फोन के अंदर ये चीजें मिलेंगी, लेकिन बाद में अपडेट वगैरह से कुछ नई चीज देखने को मिले तो वो भी खुश होता है और उससे लगता है कि उसका पैसा यहाँ पे वसूल हो गया। और ये कस्टमर्स का भरोसा जीतने के लिए सबसे जरूरी है और एक सक्सेसफुल फोन कंपनी बनाने के लिए भी ये चीज काफी जरूरी रहती है। तो ओवरऑल बात यही है कि एग्जैक्टली बात की जाए तो यहाँ पे कस्टमर्स को सुनना पड़ेगा और यूजर के हिसाब से फोन को डिजाइन करना पड़ेगा और वहां अवेलेबल करवाना पड़ेगा जहां उसे वो लोग लेना चाहते हैं। देखा तो काफी सारी कंपनी इसी चीज को फॉलो कर रही है और काफी सारी कंपनियां यही सोचने में स्ट्रगल भी कर रही है। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल मोबाइल फोन कंपनी कैसे बना सकते हैं? अपना ओपिनियन जो वो नीचे कमेंट में डालना मत भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।